हेलो एवरीवन, नमस्कार। पाथ आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाथ आईएएस एकेडमी का सीजीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज 2024 स्टार्ट हो चुका है और हम जो है हर टेस्ट का आपके सामने एक्सप्लेनेशन लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज टेस्ट नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। टेस्ट नंबर 3 में हमने इंडियन हिस्ट्री और सीजी हिस्ट्री का क्वेश्चंस को पूछे हैं। इंडियन हिस्ट्री को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है। टेस्ट नंबर 3 में हम इंडियन हिस्ट्री के एंशिएंट एंड मिडिवल के क्वेश्चंस पूछे हैं। उसी क्वेश्चंस का आज एक्सप्लेनेशन हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भाई टेस्ट नंबर 3 का पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक की क्या भूमिका रही है। ठीक है, तो आपको पता है भाई कि बौद्ध धर्म का किस लेवल पे प्रसार हुआ था भारत में, और भारत के अलावा जो है अन्य देशों में भी उसमें अशोक की कितनी बड़ी भूमिका थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, अपने शिलालेखों के माध्यम से बौद्ध शिक्षाओं को बढ़ावा दिया था। ठीक है, जब आप अशोक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा वो बार बार धम्म घोष की बात करते थे कि धम्म घोष बेहतर है किससे, तो भेरी घोष से। तो ये सब बातें कहाँ लिखी हुई थी, तो शिलालेखों में लिखी हुई थी। तो शिलालेखों के माध्यम से इन्होंने क्या किया, बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने क्या कराए थे, स्तूप बनवाए थे। मिशनरी कार्यों का इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। और भारत के अलावा जैसे मैंने कहा तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने जो है अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। ठीक, और अभी भी श्रीलंका में ये पाया जाता है कि महायान शाखा जो बौद्ध धर्म की है वहां क्या पे है, मेजोरिटी में है। राइट, तो ये आपके बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक की भूमिका से रिलेटेड जो है 2 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन है। जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो आपसे रिक्वायरमेंट होती है कि आप एटलीस्ट जो है 4 फैक्ट दें। तो इनमें से आप फैक्ट्स दे सकते थे, उल्लेख करें बोला है तो आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्या भूमिका थी या पॉइंट पॉइंट में बताएंगे तो भी चल जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन है भैया डेफिनेशन पूछ रहे भैया कि श्रुति साहित्य है क्या। तो श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ। ठीक, तो आपको पता होगा भाई कि उस टाइम के जो ऋग्वेद बना, उपनिषद बना, ब्राह्मण ग्रंथ बना, ठीक, तो उस समय तो लिखित हुआ नहीं करता था, लिखित साक्ष्य नहीं हुआ करते थे। तो जो ऋषि हैं जब वो मेडिटेट करते थे तो ब्रह्म के द्वारा ऐसा माना जाता है कि उन्हें क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि श्रुति का अर्थ सुना हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। जो संहिता है, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद समेत वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है। माना जाता है कि वे स्वयं ब्रह्मा द्वारा ऋषियों के लिए उच्चारित किए गए थे और जब वे ध्यान की गहरी अवस्था में थे। इतना ही आपको बताना है, क्योंकि डेफिनेशन पूछा है तो आपको बस एक्सप्लेन कर देना है कि श्रुति साहित्य होता क्या है। ठीक, जैन धर्म में 5 महाव्रतों का आपको उल्लेख करना है। तो पहले आप बताएंगे भैया कि ये जो 5 महाव्रत हैं इसको जो फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं क्या, अनुव्रत कहते हैं। तो ये 5 है, कौन कौन से, तो आपके सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। एक एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं भैया। सत्य क्या है, तो सत्य के मार्ग पे चलना। उसके बाद है आपका अहिंसा, तो किसी को हिंसा, नुकसान नहीं पहुंचाना। फिर असत्य, चोरी नहीं करना। फिर आपका अपरिग्रह, धन या प्रॉपर्टी आपका क्या करना, संग्रह नहीं करना। फिर आपका लास्ट आता है ब्रह्मचर्य, जिसे कहते हैं इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक अनुशासन है। अगर आप ये फैक्ट भी बता देते हैं कि भैया आपका जो 5वां जो व्रत है वो कौन से तीर्थंकर ने जोड़ा है, तो आपके भगवान महावीर ने इसको क्या किया था, जोड़ा था। बाकी 4 जो है जो प्रीवियस जो तीर्थंकर थे उनके द्वारा ये बात कही गई है। ठीक, तो अब बात करते हैं भाई कुषाण साम्राज्य की मुख्य उपलब्धियां क्या थी। तो मैं आंसर पढ़ रहा हूं, आप बस समझिए और आप ना दिमाग लगाइए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कैसे करते थे और हमने किस तरीके से क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है। तो कुषाण साम्राज्य ने 1ली से 3री शताब्दी के आसपास सिल्क रोड व्यापार को सुगम बनाया, पहला पॉइंट। ठीक, फिर गंधार कला को बढ़ावा दिया। ठीक, गंधार शैली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सबसे ज्यादा जो फली फूली हो किसके टाइम पे फली फूली थी, तो कुषाण साम्राज्य के टाइम पे। उसके सबसे महत्वपूर्ण रूलर कौन थे, तो कनिष्क थे। ठीक, तो बौद्ध धर्म के प्रसार का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, आपको पता होगा भाई कि आपके जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है, ठीक, जो बुद्धिस्ट परिषद हुई थी, मीटिंग हुई थी 4थी, उसमें को जो संरक्षण दिया था वो किन्होंने किया था, तो कनिष्क ने किया था। और कनिष्क जैसे शासकों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान में क्या की, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, तो आपको पता है भाई कि यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे, वहां की अपनी कल्चर थी। और कनिष्क जब इतने बड़े लेवल पे जब जो है इतना महान शासक यहाँ पे बन चुके थे, तो जो कल्चर है उस तरीके का क्या हुआ, आदान प्रदान यहाँ पे हुआ। अगला प्रश्न बोल रहे भैया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे और सूफीवाद में उनका
क्या महत्व था? तो जब मिडिवल हिस्ट्री में जब हम क्या पढ़ते हैं, आपका सूफीज्म पढ़ते हैं, तो सूफीज्म में सबसे महत्वपूर्ण जो ऑर्डर है, जो सिलसिला है, वो है आपका चिश्ती सिलसिला। और चिश्ती सिलसिले के जो फाउंडर है उनका नाम है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, तो इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रश्न क्या है, क्या महत्व है सूफीज्म में। ठीक, तो पहले आपको बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, यहाँ से 1 नंबर मिल जाएगा, और क्या महत्व थे इसके आप 2 फैक्ट ही बता दिए तो आपको पूरे 2 नंबर मिलने की संभावना है। तो पहला बात यह है भाई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रमुख सूफी संत और भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे, बस ये डिमांड था। ठीक, यहाँ पे वो बोल दिया भैया चिश्ती संप्रदाय यानी चिश्ती सिलसिला के क्या थे, संस्थापक थे, जो मैंने अभी आपको बताया था। उपमहाद्वीप में सूफीज्म के प्रचार प्रसार में उनका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रोल इन्होंने प्ले किया। ठीक, कि भारत की जो संस्कृति है उसमें सूफीज्म का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और इस सूफीज्म को सबसे बड़ा जो सिलसिला कहा जाता है वो चिश्ती सिलसिला कहा जाता है भारत में। ठीक, तो उसमें उनके जो संस्थापक है वो कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। फिर उन्होंने कहा भैया महत्व क्या है, तो उनकी शिक्षाओं ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और हिंदू और मुसलमान के बीच के खाई को पाटा। उस समय जितने भी डिफरेंसेस थे, उस डिफरेंसेस को दूर करने में इन्होंने क्या की, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इनके बारे में आप हल्का सा बता सकते हैं भाई कि इनकी जो दरगाह है, ठीक, वो कहाँ पे है, वो आपका है अजमेर राजस्थान में। और वो अब क्या है, वो एक तीर्थ स्थल बना हुआ है। अभी भी देश दुनिया के बड़े लोग जो हैं वो कहाँ पे आते हैं, तो वो अजमेर शरीफ में आते हैं। तो इसलिए इसकी महत्व बहुत ज्यादा बन जाता है। तो ये आपका प्रश्न यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, अब हम आ गए 4 नंबर के क्वेश्चन में। 4 नंबर का क्वेश्चन में कितने वर्ड में लिखना होता है आपको, तो 60 वर्ड में लिखना होता है, राइट। अब हम बात करेंगे भाई कि प्रश्न क्या है, तो दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या है प्रमुख कारण क्या थे। तो आपको पता होगा भाई कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, एक टाइम पे वो एकदम पीक पे गया आपका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक ये टाइम पे। उसके बाद कुछ नीतियां इनको क्या करी, प्रॉब्लम क्रिएट करी और धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। फिर आंतरिक कलह भी थी, आपस में लड़ाइयाँ भी थी, कुछ बाहरी आक्रमण भी हुआ। तो ये प्रमुख कारण थे। तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा एक बार डिक्टेट कर रहा हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि दिल्ली सल्तनत का विभिन्न कारक है। मैंने बताया ना भाई कोई एक कारण नहीं था, और सभी कारणों का संयोजन की वजह से क्या हुआ, आपका क्या हुआ, पतन हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कमजोर नेतृत्व जैसी उनकी गलत योजनाबद्ध नीतियां और प्रशासनिक विफलताओं ने अस्थिरता में क्या दिया, योगदान दिया। आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भाई उन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए थे जो कि गलत साबित हुए बाद में, कि जैसे कैपिटल शिफ्ट करना, टोकन करेंसी जारी करना, ये सारी चीजें। तो एक तरीके से वहां पे क्या हो गया कि अब लोगों का विश्वास कम होने लग गया और डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ भाई कि बार बार क्या हो रहा था कि मंगोलों का क्या हो रहा था, आक्रमण हो रहा था। जब लड़ाइयाँ होती है तो क्या होता है भाई कि युद्ध होगा तो आपका क्या होगा, रिसोर्सेस लगेगा, संसाधन लगेगा, और संसाधन व्यर्थ होता है हमेशा किसी भी युद्ध में। लड़ते दोनों तरफ से, कोई एक जीतता है, लेकिन संसाधन जो है वो क्या होता है, दोनों तरफ से क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक, और इनकी सैन्य शक्ति भी कमजोर हो जाती है भाई। जितने ज्यादा आप युद्ध लड़ोगे, आक्रमण होगा, तो आपकी जो सेना है वो भी तो नुकसान होगा, उनको भी तो नुकसान होगा, कुछ की डेथ होगी, राइट। इसके बाद बोल रहा है भैया आपका आंतरिक विद्रोह, आर्थिक कठिनाई और खराब शासन ने केंद्रीय सत्ता को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो आपको पता होगा भाई कि कोई बेटा, कोई दामाद क्या मार रहा है शासन को, राइट। तो ये सबसे क्या हो रहा है, जो आंतरिक विद्रोह हो रहा था दिल्ली सल्तनत में, ये भी एक क्या था, प्रमुख कारण था। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि भाई क्षेत्रीय दरों का क्या हो रहा था, उदय हो रहा था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब क्या हो रहा था, केंद्रीय की सत्ता नहीं था, जो छोटे छोटे जो थे, जैसे कि आप मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य आपका बन गया था। तो उसी तरीके से क्षेत्रीय जो राज्य हैं उनका उदय हो रहा था। और 1398 में तैमूर के अंततः आक्रमण के कारण सल्तनत की शक्ति क्या हो गई, विखंडित हो गई। ठीक, तो जैसे आपको पता है भाई कि तुगलक वंश आएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद जो आपके सैयद वंश आएंगे, लोधी वंश आएंगे, उतना ज्यादा पावरफुल, उतने लंबे समय तक नहीं रहे। तो ये आपका अल्टीमेट आपका ये आंसर है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है, वो बनता है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी रूलर को पढ़ते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि उस रूलर के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं, शासक हैं। जैसे कि आप दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो आप अलाउद्दीन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आप मुगल की बात करेंगे तो मुगल में अकबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में आपके चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उनके बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में आपको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, मेंस ओरिएंटेड होके, ठीक है। तो इसके बाद आपका बोल रहा है कि भाई समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में बताएं। तो हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान का उल्लेख मिलता है।
जो हमें समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों के बारे में बताता है। तो हमने बता दिया भाई, सोर्स बता दिया कि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति। अब बात कर रहे हैं भाई कि आर्यव्रत के 9 शासकों को उन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। हम यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अभियान के बारे में बता रहे हैं और क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया। अब हम बात करें भाई आर्यव्रत, अब वो नीचे भी गए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन बाद में उन्हें अपने क्षेत्र पर ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति, छत्तीसगढ़ जीएस पढ़े होगे तो आपको ये पता भी होगा, के तहत शासन करने की क्या दी गई, अनुमति दी गई। फिर बताया भाई कि आपका बंगाल और नेपाल जैसे पड़ोसी राज्यों के आंतरिक मंडल के शासकों को नियमित उपहार भेजने और अदालत की उपस्थिति होने के वादे के साथ शासन करने की क्या दी गई, अनुमति दी गई। इसके बाद बोल रहा है आपका बाहरी क्षेत्र के शासकों कुषाण और शकों के वंशज को क्या किया गया, श्रीलंका ने अपनी बेटियों को यहाँ पे क्या किया, भेजा। तो आप क्या कर सकते हैं, बस हल्का सा आपको बताना है भाई कि यहाँ पे क्या हुआ, आक्रमण हुआ था, क्योंकि प्रश्न ही है आपका सैन्य अभियान के बारे में। और अब अगर आपने ये नीति को उल्लेख कर दिया तो आप अच्छा खासा यहाँ पे कम से कम 4 में से 3 नंबर मिनिमम आप ले जाएंगे। इसके बाद होता है भैया हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में लिखिए। अब आप फ्री हैं, अब आपको बोल रहे भैया कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ उनके बारे में आप जो जो जानते हो आप लिखिए। तो सबसे पहले भाई किसके किसके बीच में हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ, ये आपको बताना है, ठीक। और इसका परिणाम क्या रहा ये आप बता दिए, आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले भाई कहाँ कब हुआ, तो 1576 में यह लड़ाई लड़ी गई। हल्दी घाटी की लड़ाई मेवाड़ के महाराणा प्रताप की सेना और सम्राट अकबर के सेनापति जिनका नाम था राजा मान सिंह के नेतृत्व में, ये दोनों के बीच में क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। यह युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो राजस्थान में हल्दी घाटी के दर्रे में हुआ था। वीर राजपूत महाराणा प्रताप ने इस क्षेत्र में मुगल विस्तार का क्या किया था, जमकर विरोध किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वो एक टाइम था जहां पे अकबर की सेना जहां जहां पे जाती थी लोग सरेंडर कर देते थे, लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने क्या किया था, संघर्ष किया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। संख्या में कम होने के बावजूद उनकी सेना ने कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि बेहतर मुगल घुड़सवार, देखो भाई जीते किस लिए, क्योंकि बेहतर घुड़सवार सेना और तोप खाने के कारण मेवाड़ की सेना अंततः क्या हो गई, हार गई, ठीक। इसके बाद बोल रहा है कि महाराजा प्रताप घायल होने के बावजूद भागने में सफल रहे और उन्होंने वर्षों तक अपना प्रतिरोध जारी रखा। जबकि यह युद्ध मुगलों के लिए एक सामरिक जीत थी, महाराणा प्रताप का दृढ़ संकल्प भावना क्या हो गई, पौराणिक बन गई, क्योंकि देखो जीते वो, लेकिन महाराणा प्रताप क्या हो गए, एक तरीके से बहुत ज्यादा फेमस हो गए, इंपॉर्टेंट रूलर बन गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, संघर्ष किया था। अगला बोल रही है कि प्रकाश डालिए, मतलब वही अगेन कि आप क्या जानते हैं उनके बारे में लिखिए पुरंदर की संधि पर, ठीक। तो पुरंदर की संधि जो थी सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी, ठीक है। हुआ क्या था कि पुरंदर के किले पर जयसिंह ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। जयसिंह कौन, तो आपके औरंगजेब के सेनापति, ठीक। तब संधि के अनुसार शिवाजी को अपने कई किले मुगलों को क्या करना पड़ गया था, सौंपना पड़ गया था मजबूरी में। भविष्य के समझौते के लिए औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा जाना पड़ा था, ठीक। आपको पता होगा कि भैया आगरा गए थे कौन, शिवाजी, जो औरंगजेब से मिलने के लिए, ठीक। ये क्या बताता है भाई कि जय सिंह की सैन्य और कूटनीतिक दूरदर्शिता को क्या करता है, दिखाता है, ठीक। लेकिन क्या हुआ, इस समझौते जो फ्यूचर में इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन सकती थी वो बॉन्डिंग बनी नहीं, और ओवरऑल क्या हो गया, ये पूरा जो समझौते की जो संभावना थी वो खत्म हो गई। अगला बता रहे भाई कि शाहजहां के शासनकाल की प्रमुख वास्तुकला के उपलब्धियों के बारे में लिखें। तो आपको बताना है कि वास्तुकला, आपको पता है भाई क्यों ये प्रश्न पूछा गया, तो शाहजहां के टाइम पे जो आर्किटेक्चर था, जो वास्तुकला था, उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता था, तो स्वर्ण काल कहा जाता था। तो ये आप पहले बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे भाई कि ये क्या था, स्थापित कला पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। अब आप यहाँ से आप बताना चालू करेंगे भाई कि आगरा में ताजमहल इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कई तत्वों के समन्वय को दर्शाता है, ठीक। उसके बाद शाहजहांबाद लाल किला नदी के सामने वास्तुकला का अद्भुत विस्तार करते हैं। यह 4 दीवारी वाला शहर था जो मध्यकालीन भारत के दौरान बसने की श्रृंखला में अंतिम में था, ठीक है। तो ये इनका इंपॉर्टेंट हो गया। अगला है आपका वास्तुकला और साहित्य में चोल वंश की प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा करें। देखिए हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरीके से हमने अरेंज किया है कि जहां से 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वहां से हमने 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस बनाए हैं, और सारा सिलेबस को हमने कवर किया है कि आप देखेंगे कि साउथ इंडिया डायनेस्टी के भी कुछ क्वेश्चंस को हमने कवर किया है जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक शासन जो किया वो आपको पता है कि भाई चोल राजवंश ने किया, ठीक है। ये आपके भारतीय संस्कृति और विरासत में एक महत्वपूर्ण रूप से क्या किया है, प्रभावित किया है इनका शासन का। तो आपको प्रश्न क्या पूछा है भाई, वास्तुकला पूछा और साहित्य पूछा है, तो आपको 2 मेन हेडिंग डाल के इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आप पहले
मंदिर वास्तुकार के बारे में बताएंगे तो उसमें आप बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में जस्ट बता दीजिए भाई कि 11वीं शताब्दी में राजा चोर प्रथम ने बनवाया था। अब इसके बारे में आप एक्सप्लेन करिए कि देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपने विशाल विमान के साथ अद्भुत वास्तुकरण का ये एक उदाहरण है। ठीक, उसके बाद आप एक एक आध एग्जाम्पल और दे सकते हैं, वो है आपका गंगईकोंडा चोरपुरम। ठीक है, ये राजेंद्र चोर प्रथम ने बनवाया था अपनी जीत पे, ये आप थोड़ा सा बता देंगे अगर आपने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक आध एग्जाम्पल और दे सकते हैं। अब ये राजाराज चोर द्वितीय ने बनवाया था, कौन सा, एरावतेश्वर मंदिर। ठीक, तो जब आप मेंस पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट रूलर है, जब ये मंदिर बना रहे तो इंपॉर्टेंट है, तो मंदिर के बारे में थोड़ा सा देख लो कि कहाँ बना था, किस शताब्दी में बना था। एग्जैक्ट ईयर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब बात करते हैं भाई प्रश्न की क्या डिमांड थी। प्रश्न की डिमांड थी वास्तुकार और साहित्य। ठीक, तो अब हम साहित्य देखेंगे तो साहित्य में क्या था कि आपका हमने डिवाइड कर दिया तमिल साहित्य और संस्कृत साहित्य। तमिल साहित्य में हमने बता दिया भाई कंब, आपका कौन, रामायणम हमने बता भी दिया कि किनके द्वारा किया गया, तो कवि कंबर द्वारा क्या किया, पुनर्कथन किया गया। फिर पेरिया पूना नाम किन्होंने रचित किया, तो सिक्की झा ने रचित किया। तो ये सारे जो फैक्ट है ना, यहाँ से आपको एक एक नंबर क्या होने जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। ठीक, इसके बाद आपका संस्कृत में हमने बता दिया जयकोंडार की कलिंग, पुट्टपरानी और तिरुक्कुलर टिप्पणियां। फिर हमने क्या किया, चूंकि ये एक लॉन्ग आंसर था तो हमने एक निष्कर्ष भी यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो देखिए ये सारे फैक्ट ना डिटेल में मिलते नहीं है। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं अपने टेस्ट सीरीज में ना आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो है फैक्ट प्रोवाइड कराते हैं, ताकि यहाँ कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाए तो आप क्या कर पाए, इसे लिख पाए, अपने नोट्स में अपडेट कर पाए। राइट, इसके बाद आपकी बात हो रही है मौर्य कार्य के बारे में बताने वाली 3 महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में बताएं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, कि मौर्य कार्य के बारे में जानकारी देने वाले कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये स्रोत जो है आपकी किताब भी हो सकते हैं, ये स्रोत जो है शिलालेख भी हो सकते हैं। ठीक, तो किताब में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है भाई अर्थशास्त्र किन्होंने लिखा, तो कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है, तो ये एक जो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे बुक थी। ठीक है, ये आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमी पे नहीं था, ये आपको पता होगा। इसके बाद आपकी बात होती है इंडिका की। ठीक, तो इंडिका के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दे दो। और अशोक के शिलालेख, जो टोटल आपके प्रमुख 14 शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे 7, ये आप थोड़ा थोड़ा क्या कर लो, डिफाइन कर दो कि बता दो भैया कि मौर्य काल के बारे में बताए। ठीक है, तो कौन कौन ने बताया, तो भैया अर्थशास्त्र ने बताया, फिर इंडिका ने बताया, फिर आपके अशोक के शिलालेख का तो इंस्क्रिप्शन उल्लेख करना तो यहाँ पे बनता ही है। राइट, फिर आपके क्या बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है भैया कि अलाउद्दीन की सैन्य नीति का क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो मैं इसका आंसर को पढ़ रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले के सुल्तानों द्वारा निर्मित इमारत पर सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करने का सहारा लिया। ठीक है, इनकी क्या नीति थी भैया, इंपीरियलिज्म की नीति थी, साम्राज्यवादी नीति थी। गुजरात के साथ उत्तर और पूर्वी राजस्थान में इन्होंने एक मुश्त विलय की नीति का क्या किया, पालन किया। उन्होंने रणथंभौर का क्या किया, पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तीसरा पॉइंट, और बाद में कई राजपूतों ने उनके आधिक्य को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। ठीक, सैन्य नीति की बात हो रही है। जब उनकी दक्षिण की नीति की बात आई तो उन्होंने प्रशासनिक बाधाओं के कारण एक मुश्त विलय का समर्थन नहीं किया। ठीक, बात हो रही है अब किसकी, साउथ की। तो साउथ में कहा कि भी हम पूरी तरीके से क्या करेंगे, विलय नहीं करेंगे। मलिक कफूर को दक्षिणी राज्यों की अधीनता सुनिश्चित करने और समय समय पर कर देने का वादा करने के लिए भेजा गया था। समकालीन समय को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी दूरदर्शी लगते थे। ठीक है, उस समय के हिसाब से अलाउद्दीन खिलजी जो है दूरदर्शी थे, और उनकी नीति जो थी समाजवादी नीति थी। ये आपको ऐसे भी पता होगा कि जब हम काकतीय पढ़ते हैं तो काकतीय में चालुक्य ये सब हम देखते हैं, अन्नम देव उनके भाई के बारे में, प्रताप रुद्र देव के बारे में, तो यही स्टोरी चलती है। तो आपको पता होगा कि ये आते थे, लड़ाई करते थे और क्या मांगते थे, टैक्स मांगते थे, पूरी तरीके से विलय नहीं करते थे। तो साउथ में विलय नहीं करते थे, ऊपर इन्होंने विलय किया, रणथंभौर पर कब्जा कर लिया, ये प्रश्न है। ठीक, इसके बाद बात हो रही भाई कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और साहित्य को समझने में वेदों की महत्व पर क्या करें, चर्चा करें। ठीक है, तो देखो हमारी संस्कृति और साहित्य कहीं ना कहीं क्या है भैया कि उसमें वेदों का तो महत्व है ही, इन्फ्लुएंस है, तो हम इसे देखेंगे। ठीक, तो जब हम लॉन्ग आंसर देखते हैं तो हल्का सा क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं भाई कि हाँ आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो 1500 से 1000 ऋग्वैदिक, 1000 से आपका जो 600 का टाइम पीरियड है वो आपका क्या है, लेटर ऋग्वैदिक है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे वेदों की महत्व पे। तो हम सबसे पहले बताएंगे धार्मिक और आपका दार्शनिक महत्व बताएंगे। तो इसमें भाई आपका ये चारों प्रमुख वेद आ गए। उसके बाद आपके जो है देवताओं को समर्पित भजन, प्रार्थनाएं, अनुष्ठान इसमें शामिल है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किनकी बात की गई भाई, तो इंद्रदेव की बात की गई है, फिर अग्नि की बात की गई है। ठीक है, और इसमें क्या बात हो रही है, तो इसमें हो रही है कि भैया कि ये ग्रंथ हिंदू धर्म और दर्शन की नींव बनाते हैं, फाउंडेशन है, जो कर्म और आपके मोक्ष
जैसी अवधारणा पर क्या देते हैं, जोर देते हैं। वैज्ञानिक आपका योगदान क्या है, इसको भी आप अगर लिख लेंगे तो बेहतर होगा। तो वेदों में खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित की अवधारणाओं की शुरुआती संदर्भ में शामिल है। जो ओरिजिन है वो वहां से है। उदाहरण के लिए अथर्ववेद में ऐसे भजन है जो हर्बल औषधियों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, जबकि ऋग्वेद में खगोली प्रक्षेपण का उल्लेख है जो प्राकृतिक दुनिया का उन्नत समझा जाता है। ठीक, इसके बाद आपकी बात हो रही है भाई कि भाषाई और साहित्यिक क्या महत्व है। ठीक है, तो वैदिक जो लिखा गया वो किस में है भाई, तो ये संस्कृत साहित्य में लिखा गया। ठीक है, जो ये बताता है भाई कि भारतीय विद्वान जो थे वो भाषाई क्षमता जो कोई ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है। ठीक है, भजन और मंत्र जटिल काव्य यात्मक संरचनाओं और मीटरों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत के विकास को क्या करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो वेद के बारे में आप बेसिक अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि भैया ओवरऑल जो हुआ है यहाँ पे संस्कृत भाषा का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। ठीक, उसके बाद आपका अगला जो हेडिंग है वो बोल रहा है कि भैया सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। वेद प्राचीन भारत में सामाजिक संरचना और दैनिक जीवन की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करती है। बिल्कुल, वे सामाजिक संगठन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हैं, जैसे 4 वर्ण और आश्रम। ठीक है, ये हम जो बात करते हैं भाई कि 4 वर्ण है, वर्ण सिस्टम जो चल रहा है, जो आश्रम सिस्टम चल रहा है। ठीक है, आप जो वानप्रस्थ पढ़ते हैं, आपका जो है संन्यास पढ़ते हैं, ये सब जो आपका सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ है, ये किसमें उल्लेखित है, तो वेदों में उल्लेखित है। ठीक, और जब भी आपका लॉन्ग आंसर होगा आप हल्का सा क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि भैया वेदों का अध्ययन न केवल हिंदू धर्म की आध्यात्मिक और दार्शनिक नींव को समझने में मदद करता है, बल्कि प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक क्या करता है, प्रदान करता है। तो कितने पॉजिटिव तरीके से इन्होंने क्या किया है, आंसर को सिविलाइजेशन। ठीक है, ये क्या था भैया, एक शहरी आपकी जो है योजना थी, तो इसलिए इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो हल्का सा आप क्या करेंगे कि इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप बताएंगे भैया कि शहरी नियोजन क्या है। तो ग्रिड अभिन्यास, ठीक है, जैसा आपको पता होगा भाई कि इस तरीके से घर होते थे और एक राजपथ होता था, और यहाँ से जो है ये 90 डिग्री में जो है रोड जो है एक दूसरे को काटते थे, इसको कहते थे ग्रिड सिस्टम। तो आप पहले ग्रिड सिस्टम के बारे में बताएंगे। फिर जल निकासी प्रणाली मोहनजोदारो की, आपका जो है धौलावीरा की यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसके बाद आपका क्या भाई, सार्वजनिक भवन थे और अनाज भंडार थे। ठीक है, तो ये भी आप बताएंगे भाई कि ग्रेनरी मिलती थी आपका मोहनजोदारो हड़प्पा में पाई गई है, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप वास्तुकला की बात करेंगे, तो वास्तुकला में आप बताएंगे भाई कि कैसे मकान किस तरीके से बनते थे। फिर आपका सार्वजनिक भवन के बारे में आप बताएंगे। मानकीकृत माप था भाई, जो ईंटों का जो साइज था उसकी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक तरीके से कितना स्टैंडर्डाइजेशन था कि भाई ईंटे का जो रेशियो होगा वो इस तरीके से होगा 1:2:4। ठीक है, तो ये आप बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे भाई कि किलेबंदी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर में आपको जो है 175 वर्ड में लिखने होते हैं 15 नंबर के। पार्ट 1 और पार्ट 3 आपका 15 नंबर पे आता है और पार्ट 2 आपका 10 नंबर पे आता है, जहाँ पे आपको 125 वर्ड में लिखने हैं। यहाँ पे कितना, 175 वर्ड। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, शुरू में जो है कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, बीच में मेन बॉडी जैसा हम ऐसे में करते हैं उस तरीके से भी आप आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है भाई कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय न केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे, बल्कि वो शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक भी थे। अब वो पहले ही क्वेश्चन बोल दिया भाई कि वो कुशल विद्वान तो थे ही, अब आपको ये बताना है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में किस तरीके से उन्होंने संरक्षण प्रदान किया, ये प्रश्न की डिमांड है। ठीक, तो पहले आपको ये बताना है भाई कि वह क्या थे, प्रख्यात विद्वान थे। ठीक, तो वो आपको पूरा आप बताओगे कि किस तरीके से थे। उन्होंने कई भाषाओं में, जैसे वो क्या थे, पारंगत थे, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ के कवियों का उन्होंने क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था। उन्होंने खुद तेलुगु में क्या लिखा था, तो अमुक्त मादे लिखा था। ठीक, ये हो गया आपका। और आपका फिर अब आप हेडिंग में जाओगे कि वह शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे और अभिनव भोज के नाम से भी जाने जाते थे। ये आपने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया। अब उसको आप एक्सप्लेन करोगे कि खुद को एक राजकवि, एक सम्राट कवि, एक कवि, कवियों के कवि और जनता के कवि के रूप में उन्होंने क्या किया, स्थापित किया। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने, उनके दरबार में अष्टदिग्गज महान आपके क्या थे, विद्वान थे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप पॉइंट तो आप मेंशन करोगे ही। फिर ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे भाई कन्नड़ महाभारत, जिसे मूल रूप से कुमार व्यास द्वारा शुरू किया गया था, अंततः श्री कृष्ण देव राय के आदेश पर कन्नड़ कवि तिम्मन्ना द्वारा पूरा किया गया। तो प्रीलिम्स में हम इतना डिटेल पढ़ते नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक फैक्ट आपको दे देते हैं ताकि आप ऐसे फैक्ट्स को लिख के जो है एक्स्ट्रा मार्क्स क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक,
अब कवि और लेखक को भी इन्होंने क्या किया था भाई, संरक्षण दिया था। ठीक, तो कन्नड़ कवि मल्लाना के बारे में आप बताओगे। ठीक है, चतु विठलनाथ जिन्होंने भागवत लिखा। ठीक, उसके बाद आप बता भी सकते हो कि भैया कुछ इनके टाइम पे क्या हुए थे, फॉरेन ट्रेवलर, जो विदेशी यात्री आए थे, कौन आए थे, तो डोमिंगो पायस और बारबोसा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, उन्होंने अपनी यात्रा कथाओं में उल्लेख किया कि राजा केवल एक अच्छे प्रशासक थे बल्कि एक उद्देश्य विद्वान, कला और सांस्कृतिक के क्या थे, संरक्षण भी थे। तो आपने क्या किया, अपने जो कंक्लूजन है उसमें एक पॉजिटिव जो है आउटलुक देते हुए सोर्स को आपने क्या किया, रेफरेंस दिया कि भैया आपका जो है इन्होंने कहा है तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये अब आप इस तरीके से क्या है अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि भाई गुप्त साम्राज्य ने शास्त्रीय भारतीय संस्कृति के संरक्षण और प्रसार में किस तरीके से क्या दिया है, योगदान दिया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें पता ही है कि ये इतना महत्व क्यों रखता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, संस्कृतियों का संरक्षण हुआ था। ठीक है, फिर आप संस्कृत साहित्य के बारे में बताएंगे, फिर आप धार्मिक ग्रंथ के बारे में बताएंगे। अब बात होती है, देखो इंपॉर्टेंट, ठीक, अब बात होती है आपका विज्ञान और गणित में प्रगति हुई थी। ठीक है, तो आपको पता है भाई कि इनके टाइम पे जो नवरत्न थे उनमें आपके आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे, उन्होंने क्या लिखा था, आर्यभट्टीय लिखा था। ठीक है, उन्होंने शून्य की अवधारणा को क्या किया था, पेश किया था, इंपॉर्टेंट। फिर आप खगोल विज्ञान के बारे में बताओगे। ठीक है, बराहमिहिर ने क्या किया था, विहत संहिता लिखा था, जो खगोल विज्ञान, ज्योतिष और विभिन्न विषयों पर एक विश्वकोशी क्या है, वर्क है। ठीक, इसके बाद आपका क्या है, कला और संस्कृति, तो कला और संस्कृति के बारे में बात करेंगे तो मंदिर वास्तुकला की बात हो रही है। फिर आपका मूर्ति कला और पेंटिंग की यहाँ पे बात हुई है। सब क्या कहते, फले फूले थे किस टाइम पे, तो आपके गुप्त टाइम पे। ठीक, धर्म का प्रोत्साहन हुआ था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदू धर्म, गुप्त शासक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण निभाते हैं, मंदिरों के निर्माण और वैदिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। इस कारण में हिंदू धर्म का सिद्धिकरण हुआ और रीति रिवाजों और प्रथाओं को क्या किया, संहिताबद्ध किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहे थे, पहले जो थे जैन और बुद्ध धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहे थे अशोक के टाइम पे। ठीक है, लेकिन जब मौर्य साम्राज्य के बाद आपके गुप्त साम्राज्य आते हैं तो यहाँ पे वापस से जो है फलना फूलना हिंदू धर्म चालू हो जाता है। और आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी आप लिख सकते हैं कि भैया यद्यपि गुप्त मुख्य रूप से हिंदू धर्म के संरक्षक थे, फिर भी वो अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, कि इतना हिंदू धर्म पला बढ़ा फिर भी जो बाकी धर्म है वो इफेक्ट नहीं हुआ, एक तरीके से क्या थे, टॉलरेंट थे, यानी कि आपके क्या थे, सहिष्णु थे। ठीक, तो ये आप इस तरीके से अपने आंसर, और लास्ट में आप हल्का सा क्या देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमने एक्सप्लेनेशन जो है आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। आने वाले टेस्ट के भी आपको इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलते जाएंगे, तो बने रहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप जो हैं टेस्ट सीरीज खुद लेकर लिख कर देखिए, और ताकि हम आपकी कॉपी को इवेलुएट कर सकें और आपके आंसर राइटिंग के परफॉर्मेंस में अपना इनपुट दे सकें। तो मिलते हैं जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।